एपिसोड की स्टार्ट में हम उस लड़की को देखते हैं जो अपने कई सारे डुप्लीकेट बना रही होती है और उस लड़की का नाम री होता है। वो वांग से कहती है, मेरे हर डुप्लीकेट के पास अलग अलग पावरफुल स्पिरिचुअल वेपन है, इसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुमने तब भी हमें हरा कर दिखा दिया तो मैं मानूंगी कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हो। जिसके बाद सबसे पहली डुप्लीकेट अपना किलिंग अम्ब्रेला लेकर आ जाती है और फिर ऐसे ही करते करते बाकी और भी डुप्लीकेट्स अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन को ले आते हैं और सभी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक साथ वांग के ऊपर अटैक कर देते हैं। वांग तो पहले इसका कोई रिएक्शन नहीं करता और जैसे ही उन सभी का अटैक उसके पास आने वाला होता है वो बस अपने बॉडी से गोल्डन ऑरा बाहर निकाल लेता है और ये इतना खतरनाक था कि उनका अटैक वांग को तो छू भी नहीं पाता, जो देखकर री एकदम ही हैरान हो जाती है कि आखिर वांग के पास कैसी पावर्स है जिसके ऊपर मेरे और मेरे सारे डुप्लीकेट के वेपन का कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन तब भी वो इतनी जल्दी हार नहीं मानती और अपने डुप्लीकेट के साथ अपने सारे वेपन्स की पावर्स को और बढ़ा देती है और उन सभी की पावर्स बढ़ाने के बाद दोबारा से वांग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार वांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी बाहर निकालते हुए उन सभी के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से रियो उसके सारे डुप्लीकेट वहां से दूर उड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद वांग उनसे कहता है, अगर तुम्हारा खेलना हो गया तो बताओ, जिस पर री और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दोबारा से खुद के और सारे डुप्लीकेट के वेपन को एक साथ मिलाकर वांग के ऊपर अटैक कर देती है। तब ये देखकर वांग अपनी डिवाइन आई पावर्स का यूज करता है और अपनी आइज से फायर निकाल कर एक जोरदार अटैक वहां पर कर देता है। लेकिन तब वहां पे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ये देखकर री को लगता है कि उसके इतने खतरनाक अटैक से वांग मारा गया, जो देखकर वो खुश हो रही होती है। पर जब वो धुआं वहां से हटता है तो वहां पर वांग खड़ा होता है जिसका तो एक बाल भी बांका नहीं हुआ था और वो इतना जोरदार और अपनी बॉडी से बाहर निकालता है कि री और उसके सारे डुप्लीकेट वहां से उड़ते हुए बहुत ही दूर चले जाते हैं, जो देखकर री एकदम घबरा जाती है कि अब उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो वांग से दोबारा से लड़ सके। इसलिए वो उससे माफी मांगने लगती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। साथ ही वो उससे कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी डिसाइपल बन जाऊं। तब वांग उससे कहता है, तुम्हारे जैसे को डिसाइपल बनाने से अच्छा मैं कुत्ते बिल्लियों को अपना डिसाइपल बना लूं। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उससे जाकर कह देना, अगर मेरी डिसाइपल्स को किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम यही होगा। जिसके बाद वो उसे एक जोरदार किक मार देता है और जैसे वो किक री को लगती है वहां से उड़ते हुए आसमान में ही गायब हो जाती है। तब वहां किंशु आती है जो वांग से कहती है, ऐसा लगा अभी यहाँ से कोई उड़ते हुए गया। इस पर वांग कहता है, अभी तो बस मैंने उड़ा कर फेंका है, लेकिन अगर दोबारा किसी ने ऐसी हरकत की तो उसे जिंदा रहने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो किंशु से पूछता है, तुमने मेरी रिंग के अंदर कौन सी चीजें जमा करी। तब किंशु उसे रिंग के अंदर से कई सारे फ्लावर्स को निकाल कर दिखाती है जो कि स्पिरिचुअल फ्लावर्स हैं और इनकी मदद से कल्टीवेशन को जल्दी पूरा किया जा सकता है। तब वांग उन फ्लावर्स की पावर्स को चेक करने लगता है कि वो सच में ज्यादा पावरफुल है भी या नहीं और उन सभी की पावर्स को चेक करने के बाद वो उन फ्लावर्स को अलग अलग स्टोन में बदल देता है। जिसके बाद वो किंशु से कहता है, ये फ्लावर्स पावरफुल है लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ये तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। जिसके बाद वो सारे स्टोन को अलग अलग डिसाइपल्स को दे देता है और उन सभी डिसाइपल्स से कहता है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, अपने फाउंडेशन पीरियड को जल्दी से ब्रेक थ्रू कर लो और फाउंडेशन पीरियड को ब्रेक थ्रू करने के बाद जियांडियान पीरियड में चले जाओ। साथ ही वो किंशु से कहता है, तुम तो पहले से ही जियांडियान पीरियड में हो, इसलिए मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूँ अपने जियांडियान पीरियड को ब्रेक थ्रू करने के लिए। जो सुनकर किंशु हैरान हो जाती है कि आखिर 15 दिन में इसे कैसे ब्रेक थ्रू किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो इस काम को करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद सारे डिसाइपल्स अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। अब वांग जंगल में जाकर एक खतरनाक बीस्ट को मार देता है और उसकी स्पिरिट स्टोन लेकर उसमें अपनी पावर्स मिला देता है और उन सारी पावर्स को अलग अलग जेड में बदल देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल जेड है। अब उन सारे जेड को अपने डिसाइपल्स को देते हुए कहता है, इस जेड को हमेशा अपने पास रखना, ये जेड तुम्हें किसी भी तरह के खतरे से लड़ने में मदद करेंगे। जो देखकर सारे डिसाइपल्स
से एकदम खुश हो जाते हैं। तो वहीं किंशु अब भी अपना कल्टीवेशन कर रही होती है और जैसे वो फ्लावर स्टोन को खाती है उसके बॉडी से ऑरा और ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नौकर उससे कह रहा होता है, मैंने सुना है हुआन नाम का एक आदमी आया है जो अपने डिसाइपल्स को बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग दे रहा है, जिसकी मदद से वो सभी अपने फाउंडेशन पीरियड को 1 महीने के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है, ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है, जाओ और पता लगाओ कि आखिर वो ये सारी चीजें कैसे कर पा रहा है। इसलिए उसका नौकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वांग किंशु के साथ बाजार आता है ताकि कुछ सामान खरीद सके। वहीं उस बाजार में एक लड़का भी होता है जो खुद भी सामान खरीदने आया था। तब वांग को वहाँ पर एक स्पिरिट फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन ये देखकर वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और उस दुकान वाले से कहता है, जितना ये आदमी तुम्हें पैसा देगा मैं इसके 5 गुने पैसे दूंगा, इसलिए वो स्पिरिट फ्लावर मुझे दे दो। जिस पर वांग उस स्पिरिट फ्लावर को वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद वो लड़का उससे कहता है, कहाँ से भिखारी उठकर आ जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता पर फिर भी सामान खरीदने के लिए दुकान पर आ जाते हैं। जो सुनकर वांग को एकदम ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर से इतना वार्म बॉडी ऑरा निकलता है कि वो ऑरा जैसे ही उस लड़के को टच होता है वो वहीं पर गिर जाता है। साथ ही वो ये देखकर एकदम हैरान था कि आखिर ये कौन है कि इसके पास इतना खतरनाक बॉडी ऑरा आया। इसने जरूर हजारों साल अपना कल्टीवेशन किया होगा, उसके बाद ही इतनी पावर्स किसी के अंदर आती है। अगर मैं भी इसका डिसाइपल बन जाऊं तो मैं भी जल्दी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा, इसलिए अब तो मुझे इसका डिसाइपल बनना ही है। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए वांग के पास जाने लगता है ताकि उसको मना सके कि वो मुझे अपने डिसाइपल मान ले। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।